मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं बाय बर्थ ब्लाइंड हूँ और ये जो पीस है ये कंपनी से ही डिफेक्टेड आया था और इसमें भगवान ने कोई रिप्लेसमेंट ऑफर भी नहीं दिया था। सो ऐसे ही आए थे। तो जब चेकअप शुरू हुआ पेरेंट्स यहाँ पीजीआई लेकर आते थे दिखाने के लिए जी। तो डॉक्टर जगत राम ने उस टाइम ही मेरे फादर को बता दिया था कि पंडित जी इनकी जो है आईज की जो है रोशनी आएगी नहीं कभी। अभी तक इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में कोई ऐसा ट्रीटमेंट आया नहीं है। अब फैमिली की तरफ से कभी मुझे इग्नोरेंस नहीं मिली, लेकिन मेरे बहुत से फ्रेंड्स हैं जिनको मिली है। फिर मैंने कहा यार मैं शादी करूँगा तो एक ब्लाइंड लड़की से ओके, ताकि जो हमारी फीलिंग्स, हमारी इमोशंस, हमारी प्रॉब्लम्स, हमारे बैरियर्स एक हों, ताकि हम दोनों को एक दूसरे की सिचुएशन का पता हो। हाय ऑल, वेलकम टू चारू कुमार्स शो। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि वैसे तो मैं खुश रहती हूँ, बट जिनके साथ आज मैं बैठी हूँ उन्होंने मुझे और खुश होने का कारण दिखाया है। आज कुछ ये रियलाइज़ हुआ है कि हम कितने नाशुक्रे हैं। मैं जिनके साथ बैठी कुछ 15-20 मिनट तक ही बैठी होंगी और मुझे अपने अंदर इतना गिल्ट आया कि हम कितनी शिकायत करते हैं इस ऊपर वाले से कि मेरे पास ये नहीं है, मुझे ऐसा क्यों बनाया, मुझे मोटा क्यों बनाया, छोटा क्यों बनाया, मेरे पास वो क्यों नहीं है जो मेरे पड़ोसी के पास है या मेरी फ्रेंड के पास है। एंड आई टेल यू, जितना हम ग्रेटफुल होंगे ना तो उतना ही भगवान हमें अपनी बख्शिश से और नवाजेगा। ये सीखा मैंने अपने आज के गेस्ट से। उनका अगर मैं इंट्रोडक्शन दूँ तो उनका नाम है शिव कुमार शर्मा, जो स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी में जॉब करते हैं। उसके साथ वो बहुत बिजी भी रहते हैं बिकॉज ही इज़ एन एक्टिविस्ट, और वो एक्टिविस्ट है डिसेबल एक्टिविस्ट। उनसे मिलने के बाद मुझे ऐसा लगा कि बस इनको तो अपने पॉडकास्ट में लेके आना है, क्योंकि हमने इनसे बहुत कुछ सीखना है। ज़िंदगी जीने का तरीका सीखना है और सबको सिखाना है। ऐ मुझे आज़माने वाले तेरा शुक्रिया, मेरी काबिलियत तेरे आज़माने की वजह से ही बढ़ी है। आइए आज वेलकम करते हैं शिव कुमार शर्मा, द हैप्पी लविंग पर्सन। वेलकम शिव जी। थैंक यू वेरी मच चारू मैम, आपने मुझे बुलाया और अपने पॉडकास्ट में आने का मौका दिया। आपको बुला के तो मैं कहती हूँ मैं खुशी से भर गई हूँ। यू आर फुल ऑफ लाइफ, थैंक यू वेरी मच, फुल ऑफ लाइफ। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। मैं तो मतलब हर पल आपसे इतना कुछ सीख रही हूँ कि मुझे लगता है कि आई शुड हैव फेल्ट ब्लेस्ड लॉन्ग टाइम अगो कि भगवान ने कितना कुछ दिया और हमारे पास कितनी शिकायतें हैं। चलो मैं भी एक बात बता देता हूँ कि मेरा नाम शिव कुमार शर्मा है और मेरी स्पेशलिटी ये है कि मैं ब्लाइंड हूँ। पहला पॉडकास्ट या पहला शो कोई ऐसा देखा जिसमें किसी ने इंट्रोडक्शन में ये नहीं बोला कि ये खुद भी ब्लाइंड है या खुद भी डिसेबल हैं। तो देख के अच्छा लगा कि आपने बड़े अच्छे ट्रीट किया। नहीं तो जब भी कोई हमारी इंट्रोडक्शन में आती है ना चीज़, तो नाम बाद में आता है, डिसेबिलिटी पहले आती है। सो अच्छा लगा कि आपने इस चीज़ को समझा। मैंने आपको डिसेबल समझा ही नहीं ना, मैंने तो आपको एबल समझा है, बिकॉज आप मुझे कहीं से डिसेबल नज़र ही नहीं आ रहे। जो आपका लाइफ में जो आप कर रहे हो वो आप ऐसे कर रहे हो जैसे कि शायद मैं पूरी अपने आप को अगर सो कॉल्ड देखने में एबल फील करती हूँ, शायद मैं भी इतनी तरक्की नहीं कर रही हूँ जितनी मेहनत और तरक्की आप कर रहे हैं। एक्चुअली वर्ड यूज़ होता है पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, जी, लेकिन उसमें डिसेबिलिटी पहले होती है, पर्सन बाद में होता है। पर्सन बाद में होता है। सो ये चीज़ें हैं। चलो बाकी धीरे धीरे जैसे बातें आगे बढ़ेंगी तो मज़ा आएगा आपके साथ बात करके। जी शिव कुमार जी, आप बताएं कि ओके, मेरे को भी आपकी लाइफ बचपन के बारे में ज़्यादा नहीं पता है, तो हम अभी गुफ्तगू करेंगे उसके बारे में। तो सो कॉल्ड आपकी आप जब पैदा हुए, सो वॉज इट कि फैमिली में कोई था विद सच अ प्रॉब्लम कि यू वर द फर्स्ट वन? मेरा बर्थ वैसे हिमाचल प्रदेश से है। मेरी फैमिली में मैं अकेला ही हूँ जो मैं पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ में हूँ और कोई नहीं था। ओके, सो हाउ डिड पेरेंट्स ने कैसे इस चीज़ के साथ आपको बड़ा किया? मतलब ऑब्वियसली उनके लिए भी एक शौक होगा कि कैसे मैंने बड़ा करना है ऐसे बच्चे को, क्योंकि नो एक्सपीरियंस। एक्चुअली जब मेरा बर्थ हुआ और पता लगा कि मैं
ये आइडेंटिफाई हो गया कि मेरी आंखों की रोशनी नहीं है। कितने परसेंट है? मैं 100% ब्लाइंड हूँ और मैं हमेशा से अभी आपको बोल भी रहा था कि मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं बाय बर्थ ब्लाइंड हूँ और ये जो पीस है ये कंपनी से डिफेक्टेड आया था और इसमें भगवान ने कोई रिप्लेसमेंट ऑफर भी नहीं दिया था। सो ऐसे ही आए थे। तो जब चेकअप शुरू हुआ, पेरेंट्स यहाँ पीजीआई लेकर आते थे दिखाने के लिए जी। तो डॉक्टर जगत राम ने उस टाइम ही मेरे फादर को बता दिया था कि पंडित जी इनकी जो है आईज की जो है रोशनी आएगी नहीं कभी। अभी तक इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में कोई ऐसा ट्रीटमेंट आया नहीं है। ओके। तो फिर तो उन्होंने मेरे पेरेंट्स को समझाया कि आप इसको इतना इंडिपेंडेंट बना दो कि अपने डेली लिविंग्स के काम खुद कर सके। तो बाद में हुआ क्या कि फिर स्कूल में एडमिशन हो गई ब्लाइंड इंस्टीट्यूट में, इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड सेक्टर 26 में। जहाँ एडमिशन हुई तो उसके बाद तो फिर कभी पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। मेरे को आपको देख के ऐसा लगता है कि आप बहुत शरारती किस्म के बच्चे रहे होगे, तो क्या मैं जो सोच रही हूँ वो ठीक सोच रही हूँ? एक तो शरारती होते हैं, एक महाशरारती होते हैं। अच्छा। जो हर टाइम टीचर्स और मैनेजमेंट के नाक में दम करके रखते हैं। तो आप वो तो हम वो कैटेगरी थी और इतने शरारती थे हम कि बस अगर हम आपको भी शरारती अपनी शरारतों के बारे में बताने लग जाएं तो तारा रानी की कथा यहीं खत्म करनी पड़ जाएगी हमें। तो बहुत अच्छे खट्टे मीठे अनुभव हैं। हर कोई शरारती होता है स्कूल में, पर हम कुछ ज़्यादा ही थे। आप ज़्यादा ही थे। लेकिन इतना है कि हमारे टीचर्स ने पता है ना कि जो बच्चा ज़्यादा ही एक्टिव होता है उनको वो किसी ना किसी काम में लगा देते हैं, किसी स्किल में लगा देते हैं। तो हम भी उसी तरफ चले, हमारी एनर्जी उन्होंने उधर लगाई तो आज एक काम पे पहुंच गए, एक मुकाम में पहुंच गए। और मुझे ये भी पता चला कि आप एक सिंगर भी हैं और एक एक्टर तो जी, है। जी हम एक्चुअली म्यूजिक शुरू से हमने सीखा है। तो म्यूजिक तो हमारे साथ रहा और अभी भी म्यूजिक में कुछ ना कुछ करते रहते हैं। मैं अपने ऑडियंस को ये भी बता दूं कि शिव कुमार शर्मा के ऊपर एक फिल्म भी बनी है एंड जो नेशनल अवार्ड्स के लिए भी नॉमिनेट हुई है, बाय द नेम रब की आवाज़। तो उसमें इन्होंने एक्ट किया है और अपनी रियल लाइफ को दर्शाया है। तो शिव कुमार शर्मा जी ये बताएं कि घर में आई थिंक आपके बहन भाई भी थे जो नॉर्मल होंगे? जी, मेरे बड़े भाई साहब हैं। बड़े भाई साहब हैं। तो जब आप ग्रोइंग ईयर्स में आपको फ़ायदा होता था अपनी डिसेबिलिटी के साथ, या आपको कहीं ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता था, या हाउ वाज द ग्रोइंग ईयर्स, कैसे थे आपके? एक्चुअली ग्रेस ऑफ गॉड ये रहा शुरू से ही जी कि मेरे फादर मदर ने कभी ऐसा कोई ना डिस्क्रिमिनेशन रखा ही नहीं। ओके। क्योंकि हॉस्टल में चले गए थे हम, तो मैं जो मेरी स्टडी हुई है वो हॉस्टल से हुई है। तो जब आप हॉस्टल से घर आओ तो थोड़ा वो स्पेशल ट्रीटमेंट तो मिलता ही मिलता है जी। तो और वैसे भी मेरे और मेरे ब्रदर में 13 इयर्स का गैप है। ओके। तो वो थोड़ी चीज़ें हैं, तो वो क्योंकि जब समझ जाते हैं ना लोग, अब पेरेंट्स तो फैमिली तो समझ जाती है, लेकिन प्रॉब्लम किनको होती है? जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं, रिश्तेदार होते हैं। वो कहते हैं ना कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग क्या कहेंगे। वो तो चार लोग आज तक नहीं मिले ना, जो चार लोग क्या कहेंगे। तो मतलब जब मेरी एडमिशन हुई तो जब हॉस्टल में मुझे एडमिशन करवाई गई तो लोग बड़े वो करते थे पेरेंट्स को कि आपसे बच्चा नहीं एक पल आ गया, आपने उसको धकेल दिया हॉस्टल में, रखा नहीं गया। तो अब मम्मी भी अब नेचुरली है कि अगर आपका बच्चा स्पेशली एबल्ड है तो वो उसको केयर भी थोड़ी ज़्यादा मिलती है। ठीक है, तो मिलती है। तो अब माँ के लिए तो बच्चे प्यारे होते हैं। तो जब मैं हॉस्टल में गया तो मम्मी बहुत रोया करती थी। तो लेकिन ये है कि वो उस टाइम का उनका जो सेक्रीफाइस है, आज वो एक बड़े उससे, बल्कि वो जो उस टाइम रिश्तेदार गालियाँ निकाला करते थे, तो अब हम जुडिशरी में हैं तो वही लोग हमारे पास लीगल एडवाइस के लिए आते हैं। चारों जी, लाइफ की 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। बस एक चीज़ हमारे अंदर होनी चाहिए, वो है एक्सेप्टेंस। राइट। किसी भी चीज़ की अगर आप ये मान लोगे कि हाँ मैं ब्लाइंड हूँ तो हूँ, अगर हम इस चीज को एक्सेप्ट करके चलेंगे, पेरेंट्स भी एक्सेप्ट कर लेंगे मेरा बेटा ब्लाइंड है, मेरा बेटा स्पेशली एबल्ड है, किसी भी टाइप की डिसेबिलिटी, तो आप आगे आपकी जिंदगी काफी आसान हो जाती है और आपको कुछ उस बारे में सोचने का मौका मिलता है। अगर आप यही सोचते रहोगे कि ऐसा क्यों, लोग वही ना कि हाय बेचारा तुम्हारा बच्चा ब्लाइंड हो गया, पता नहीं कौन से पिछले जन्म में तुमने पाप किए थे, कर्म बुरे थे, जिनकी सजा तुम्हें मिल रही है। चलो ठीक है, पिछले जन्म के कर्म बुरे थे, सजा मिल गई, ये जन्म तो सुधार लेने दो।
राइट, है ना? वेरी राइट अगर हम इसी को लेकर बैठे रहें कि हम ब्लाइंड हैं या किसी को कोई भी प्रॉब्लम है जी। कि वो लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, तो आज इतने बड़े बड़े मिरेकल्स शायद दुनिया में ना ही होते। मैंने जिंदगी में एक चीज देखी है, आपको बूस्ट करने वाले लोग बहुत कम, पीछे खींचने वाले बहुत ज्यादा होते हैं। तो कैसे आपने इन लोगों से या अपने आप को कैसे अपलिफ्ट किया? क्या मतलब बचपन से आई एम श्योर आप सुनते भी होंगे ऐसी बातें, तो क्या था जिससे आपने अपने आप को आगे किया, मतलब कि डेफ फेयर किया इन सारी सुनते आज भी हैं और ये लाइफ टाइम तक सुनते रहेंगे, क्योंकि आपके सोसाइटी में हम तो अपने अंदर चेंज ला सकते हैं, सोसाइटी में चेंज धीरे धीरे आएगा जी। आप जब स्कूल में एजुकेशन लेते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि हम एक एटमॉस्फेयर में थे, एक सोसाइटी थी हमारी, तो हमें इतना पता नहीं लगा क्योंकि हमारे साथ के हम सभी विजुअली इम्पेयर्ड लोग साथ में रहते थे, सबको एक दूसरे की प्रॉब्लम पता थी कि कैसे डील करना है। टीचर्स भी इतने ही अच्छे और सपोर्टिव थे। दिक्कत आती है जब आप बाहर कॉलेजेस में आ जाते हो, इंक्लूसिव एजुकेशन में आ जाते हैं। +2 खत्म हुई, फिर हम कॉलेज में आए जी। अब दुनिया तो वहां से शुरू हुई असली, क्योंकि वहां तो हमें हॉस्टल में सारी चीजें मैनेजमेंट प्रोवाइड करवा रही थी। ओके। लेकिन जब आप बाहर आते हैं, आप सोसाइटी में आए हैं, कॉलेज में पढ़ने आए हैं, यूनिवर्सिटी में, तब आपको चीजें अरेंज करना और उनके साथ वो करना बड़ा एक चैलेंजिंग काम रहता है। तो क्या चैलेंजेस फेस किए? चैलेंजेस आपको स्टडी में, क्योंकि आपको जो आपका मटेरियल है, स्टडी मटेरियल, वो आपको आपके हिसाब से चाहिए। आपको या तो वो ब्रेल में चाहिए या आपको वो ऑडियो रिकॉर्डिंग में चाहिए। और अब तो यूट्यूब वगैरह बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें गूगल पे सर्च कर लेते हैं। लेकिन जब हम पढ़ा करते थे ये चीज़ें नहीं थी। उस टाइम हम ऑडियो कैसेट्स में सिलेबस रिकॉर्ड करवाया करते थे, उनको सुनते थे और फिर हम एग्ज़ाम दिया करते थे। तो कोई ऐसा इंसिडेंस है आपके बचपन में या कॉलेज में जहाँ पे आपकी डिसेबिलिटी आपके काम आई, जहाँ पे लोगों को लगा वाओ थैंक गॉड ये ऐसे हैं तो हम बच गए या हमारा काम हो गया? कोई ऐसे इंसिडेंस? डिसेबिलिटी काम बहुत जगह आई। जैसे हम थिएटर करते थे, तो अब क्या था कि जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तो उस टाइम इतनी कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी कॉलेज में कि अगर एक ब्लाइंड पर्सन को कोई दिक्कत है तो वो कहाँ जाए, वो क्या करे। हमारे सीनियर भी उस चीज़ के लिए लड़ रहे थे, तो हमने इसका ना एक नया रास्ता निकाला। हमने एक प्ले तैयार किया। ओके। हमने वो प्ले तुलसीदास जी की लाइफ के ऊपर किया था। तो हमने कहा कि उसमें हमने जो चीफ गेस्ट है कोई बाहर का नहीं बुलाया, हमने कॉलेज मैनेजमेंट को चीफ गेस्ट बुलाया और बहुत बढ़िया तरीके से वो हमने प्ले परफॉर्म किया। ओके। और उसमें जितने भी आर्टिस्ट थे सारे विजुअली इम्पेयर्ड थे। ओह लवली। ओके। उसके बाद मैनेजमेंट को ये चीज़ें रियलाइज हुई कि वाकई हमारे कॉलेज में इतने बच्चे पढ़ रहे हैं, हमें पता ही नहीं। और वो फिर उसके बाद से जो है कॉलेज में कमेटी बनी पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ की प्रॉब्लम सुनने के लिए। और उसके बाद कॉलेजेस वगैरह में कई सुधार हुए। तो वो जो डिसेबिलिटी है ना, तो उसको हमने कहा यार कितना लड़ेंगे, कितना करेंगे। हम अपने आप को पता है, हमें ना हम लोगों को कदम कदम पे अपने आप को प्रूव करना पड़ता है। तो ये फैमिली में भी है, ये आपके फ्रेंड्स में भी है, ये आपके ऑफिस में भी है, सब जगह है। तो कभी घर में ऐसा होता था कि लाइट गई है, अंधेरा है, तो शिव कहाँ है? हाँ, शिव को ढूंढो। ये चीजें तो होती हैं, अभी भी होती हैं। अभी भी होती है। अब तो इन्वर्टर आ गए हैं, अब तो लाइट जाने का इतना वो नहीं है। हाँ। लेकिन ये रहता था कि चीज माचिस ढूंढनी है, मोमबत्ती जलानी है, कहाँ है ढूंढो, चप्पल नहीं मिल रही तो है ना। सो ये चीजें रहती हैं और वहाँ वो चीजें काम आती हैं। और बिल्कुल बाकी फैमिली की तरफ से कभी मुझे इग्नोरेंस नहीं मिली, लेकिन मेरे बहुत से फ्रेंड्स हैं जिनको मिली है। होता क्या है कि एक्स्ट्रा केयर में ना, केयर मिलती है अच्छी चीज़ है, लेकिन जब आप एक्स्ट्रा ही केयर करते हैं ना, आप बच्चे को तैयार नहीं करते कि वो कुछ करे लाइफ में। आप उसको कपड़े भी खुद पहनाते हो, नहलाते भी खुद हो, सारे काम खुद करते हो, तो वो जो बच्चा है वो उस चीज़ का हैबिचुअल हो जाता है। फिर कुछ चीज़ें हैं कि कुछ बच्चों की स्टडी, हमारे जो फ्रेंड्स हैं, कुछ फ्रेंड्स की इसलिए डिले हो गई कि जी बाबा जी हैं कोई,
उनके पास लेके जाएंगे तो वो आंखों की रोशनी आ जाएगी। तो उस चक्कर में कई हमारे फ्रेंड्स ऐसे थे जो पड़े रहे और कुछ हुआ नहीं। तो ये चीज़ें भी अंधविश्वास साथ के साथ चलते रहते हैं। तो बहुत चीज़ें देखी हैं लाइफ में। बहुत चीज़ें देखी हैं। शिव कुमार जी ये बताएं कि खैर क्वेश्चंस तो मेरे जहन में बहुत आ रहे हैं। आप पूछिए जी, बिल्कुल हम बैठे हैं। और आप कॉलेज में बड़े हुए तो तो ऑब्वियसली आपको भी कोई पसंद आया होगा। कोई दुखती रग पे हाथ रख दिया आपने। अच्छा, ये दुखती बिल्कुल नहीं, जवाब देंगे हम इस बात का। हाँ जी, तो क्या था वो एक्सपीरियंस, कैसा था वो, अगर था तो? आप थोड़ा सा मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी। अच्छा, तो मेरे इमोशंस बाहर आ रहे हैं। उसके साथ हम मतलब अच्छे फ्रेंड थे, तो धीरे धीरे हम काफ़ी क्लोज हुए जी। तो मैंने उसको कहा कि यार शादी करेंगे। इजहार किया प्यार का। तो कहती ठीक है, प्यार तक तो ठीक है, लेकिन मैं शादी नहीं कर सकती तेरे साथ। अच्छा। मैंने कहा क्यों? कहती तू मेरे सपनों को पूरा नहीं कर सकता। ओके। मैंने कहा यार ऐसा क्या है? कहती नहीं, मेरे सपने बहुत बड़े हैं। मैंने कहा बहुत अच्छी चीज़ है। फिर ना मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई, वो शी कैन सी, वो देख सकती थी, बिल्कुल ठीक थी वो। ओके। वो आपको पहले पता नहीं था? नहीं पता था, मेरी क्लासमेट थी मेरी। ओके। वो बहुत अच्छी दोस्त थी। अच्छा। तो लेकिन फिर मुझे यार ये एहसास हुआ कि ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ है कि टाइम पे ही सारी चीज़ें क्लियर हो गई। हाँ। फिर मैंने कहा यार मैं शादी करूँगा तो एक ब्लाइंड लड़की से करूँगा। ओके। ताकि जो हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशंस, हमारी प्रॉब्लम्स, हमारे बैरियर्स एक हों, ताकि हम दोनों को एक दूसरे की सिचुएशन का पता हो। सो जो मेरी वाइफ है वो ब्लाइंड है। और हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है। बहुत अच्छी चल रही है। आई थिंक आपको एक प्यारी सी बेटी जी, है। मेरी 5 साल की एक बेटी है। एंड शी इज हेल एंड हार्टी। बिल्कुल वो बिल्कुल ठीक है। ये एक आशीर्वाद आपको बिल्कुल। फिर मेरे को ये भी लगा कि वो कहते हैं ना कि कोई ठोकर हमें रास्ता दिखा जाती है। जी। तो वो जो ठोकर थी, ठीक है, उसने मना कर दिया। फिर मुझे ये लगा यार कि अगर हम ठीक है वो करेंगे तो फिर ब्लाइंड लड़कियों से शादी कौन करेगा? बिल्कुल ठीक। तो फिर मैंने कहा यार कि, और टचवुड मेरी वाइफ बहुत अच्छी है, कभी मौका लगे तो घर आओ, मिलवाएंगे जरूर। और बहुत अच्छी कुक है वो, खाना बहुत अच्छा बनाती है। ओ लवली। यस। एक ना क्यूरोसिटी होती है जब कोई, खैर मैं आपको डिसेबल कहते हुए मुझे शर्म आ रही है क्योंकि आप कहीं से डिसेबल है नहीं, कि आप स्पेशली एबल्ड। आप इस टाइम, चारू मैम सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, आप इस टाइम अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, आप अपनी पूरी ऑडियंस और पूरी सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहे हो जी इस पॉडकास्ट में। तो आपको जो लगता है आप पूछिए और हम खुल का उस चीज़ का जवाब देंगे, क्योंकि बहुत से मिथ्स हैं सोसाइटी में, आपने भी देखे होंगे। हाँ जी। और वो क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। यस, वेरी राइट। थैंक यू सो मच मुझे ये कंफर्ट देने के लिए। तो स्पेशली एबल्ड जो लोग होते हैं उनको हमारे कहा जाता है ना कि मतलब आजकल बहुत उपाय चल रहे हैं, उपाय भी होते हैं। आई थिंक आप भी उसके एक वो बने होंगे, हिस्सा बने होंगे। बिल्कुल कि मैं आजकल 10 ब्लाइंड लोगों को खाना खिलाना है, तो आपका ये गुरु ठीक हो जाएगा या ये राशि ठीक हो बिल्कुल, जाएगी। बिल्कुल। तो आपके साथ ऐसा होता है तो आपको कैसा लगता है? मतलब कभी ऐसा होता है कि आपको ट्रीट्स मिलती हैं? ये चीज़ें ना बचपन से चल रही हैं। ये बचपन से जब ये ब्लाइंड स्कूल में जब हम पढ़ते थे तब से ही डोनेशन। जो शनिवार का दिन होता है वो 10 बच्चों का दिन होता था। अच्छा। तो मतलब बहुत लोग आते थे कि जी हमने 10 लोगों को खाना खिलाना है। तो यार मैं सोचता था कि 9 क्यों नहीं, 11 क्यों नहीं, 10 ही क्यों? 10 से क्यों? हाँ ठीक है। और उसका जवाब मुझे आज तक नहीं मिल पाया। मैं कई पंडितों से पूछता भी हूँ इस बारे में। मैं बड़ा ना इस मामले में बड़ा कई बार हार्श हो जाता हूँ, मतलब मुझे गुस्सा बहुत आता है ऐसी चीज़ों पे। हाँ। तो मैं जब स्कूल से निकले तो मेरा मतलब जो कि सोशल मैं बड़ा रहता हूँ तो लोग बहुत जानते हैं। तो कई बार मुझे फ़ोन करते थे, यार 10 लोगों को खाना खिलाना है, ब्लाइंड लोग ले आओ। छुट्टियाँ जैसे जून में स्कूल में छुट्टियाँ हो गई, सब घर चले गए जी। तो अब हम अच्छा शुरू में तो चलो हमने कोऑपरेट किया। हाँ। लेकिन अब मैंने एक नया तरीका पकड़ा हुआ है। अच्छा, क्या तरीका? अब मुझे कोई फ़ोन करता है ना कि 10 बच्चों को खाना खिलाना है या 10 लोगों को, मैंने कहा बिल्कुल खाएंगे। हाँ। लेकिन ताज होटल में खाएंगे। बिल्कुल सही बात है। वो कहते हैं जी अच्छा हम आपको सोच के बताते हैं, वो मुड़ के फ़ोन नहीं आता। मुझे ये प्रॉब्लम नहीं है कि आप 10 लोगों को खाना
जी, खाना उन लोगों को खिलाओ जिनको सच में खाने की ज़रूरत है। राइट। वो जो एक है ना कि आपने खाना किसको खिलाना है, हम उस चीज़ को गलत इंटरप्रेट करते हैं। हर धर्म में यही कहा गया है कि दान उसको दो जिसको सच में दान की ज़रूरत जो है। बिल्कुल खाना उनको खिलाओ जो जिनके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है। ठीक है? वो जो इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आप खाना खिला, मैं ये नहीं कहता कि ना हो, मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आप आए हो, कम से कम उन लोगों के साथ वक्त भी बिताओ, जी, उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में भी डिस्कस करो, उनकी एजुकेशन में हेल्प करो। आप उनकी एजुकेशन में हेल्प करेंगे तो वो एक इन्वेस्टमेंट है बिल्कुल जो आपकी 15-20 साल बाद जब वो एक लड़का या लड़की अच्छी ऑफिसर बन जाएगी, वो आपकी इन्वेस्टमेंट वहां दिखाई देगी और आपको दुआएं जेन्युइनली मिलेंगी। बिल्कुल मिलेंगी। जी, ये वही मैं कहता हूँ कि आप एजुकेशन में हेल्प करो ना। हाँ। हम कहते हैं बेचारे लोग हैं ये, ठीक है, हमें बहुत अच्छा लगता था, कई लोग ऐसे भी आते थे जो अपने बच्चों का बर्थडे, अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने हमारे साथ आते थे स्कूल में, और वो इतने अच्छे तरीके से हमें घुल मिल जाते थे ना, हाँ। हमें अगले साल की वेट होती थी कि वो लोग कब आएंगे। हाउ स्वीट। ओके, उनका था कि वो केक लेके आते थे, हमारे साथ बैठते थे 2-3 घंटे, गाने, अब हमसे भी सुनने, उन्होंने खुद भी सुनाने, हाँ जी, बातें करनी, अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस शेयर करने। जी, मेरे को याद है कि 1998 में हमारे पास एक बहुत अच्छी सोशल वर्कर आया करती थी। मैंने पहली बार मोबाइल उनके पास देखा था। आप कैसे देखते थे? मोबाइल वो फ़ोन पे बात कर रही थी, मैंने कहा ये मैडम अकेली बोली जा रही है, क्या हो गया? अच्छा, ओके, तो ओके, पर बाद में बताया उन्होंने कि मोबाइल नाम की डिवाइस आई है, ये ऐसी होती है। तो वो अच्छा लगा था देख के, कुछ सीखते भी थे हम लोगों से। सीखते थे। तो लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि आप सब लोग खाना ना खिलाइए वहाँ जाके, बट मैं ये कह रहा हूँ कि खाना तो मिल जाता है, सब चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन जो एजुकेशन है वो बहुत बड़ा वेपन है जिसमें आप नॉट ओनली फॉर ब्लाइंड पीपल्स, बाकी लोगों की भी हेल्प कर सकते हैं। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। इनफैक्ट जितने भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, आप ज़रूर शिव कुमार शर्मा जी का एक क्वेश्चन है वो ज़रूर सॉल्व करिएगा कि 10 लोगों को क्यों खिलाते हैं, 9 या 12 को क्यों नहीं खिलाते। दिस इज़ अ क्यूरोसिटी जिसका आंसर मैं भी जानना चाहूँगी। हाँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालना, ज़रूर जिसको डालना, पता हो। बिकॉज ये और बहुत हाँ, क्यूरियस है इसके जवाब के लिए। और शिव कुमार जी, ये आप जैसे स्टेट लीगल एडवाइस जी, सर्विसेज अथॉरिटी में काम जी। करते हैं, मुझे अब ऑफ कोर्स आई थिंक मेरी ऑडियंस को भी ये क्यूरियोसिटी होगी कि आपने स्टार्टिंग में बताया था कि आप 100% ब्लाइंड जी, हैं, राइट? जी। तो आई थिंक दैट इज़ लाइक, मैं अभी इमेजिन कर रही हूँ कि मेरे आगे अंधेरा है, हम्म। तो आप कैसे चीज़ें देख, आपको कैसे पता कि चांद कैसा दिखता है, माउंटेन्स कैसे हैं, टेबल कैसा है, जिस चेयर पे आप बैठे हैं वो कैसी है, आई मीन डू यू सेंस इट? ये कैसे मतलब कोई आपकी ऐसी सेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है जो आपको ये सारा कुछ विजुअलाइज करा देती है? देखिए, विजुअलाइज तो हम कुछ भी नहीं करते। ओके, हमने जो चीज़ें सुनी हैं या जो चीज़ें महसूस की हैं, हमारी जो भी हम चीज़ फील करते हैं, कलर्स तो हमने कभी नहीं देखे लाइफ में। राइट, अब मेरी सिस्टर इन लॉ है, हाँ जी, वो बड़ा उसका एक बड़े क्वेश्चन, वो भी ब्लाइंड है, तो वो उसका भी एक बड़ा क्वेश्चन होता है कि लाल रंग कैसा होता है। हाँ, अब वो कई बार पूछती है, तो वो ना वो उसको हम कई बार कहते होते हैं कि मतलब ना एक कोई ऐसा क्वेश्चनर बनाते हैं तेरे लिए, कोई एक्सपर्ट लाते हैं ढूंढ के जो बताएं कि लाल रंग, आप कैसे डिफाइन करोगे लाल रंग को कैसा होता है? एक्चुअली नहीं कर सकते, नहीं कर है ना, सकते। कुछ चीज़ें हैं जो आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन अब ये रंग हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम नहीं वो कर सकते, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो हमारे लिए, हमने जो थ्रू ब्रेल लिपि में उनके कुछ ग्राफ्स बन के टच करके हमने देखा है, जी, फील करके कि पेड़ कैसे होते हैं, वो चीज़ें हमें पढ़ाई जाती हैं, तो उनसे काफ़ी चीज़ों की हमें नॉलेज है। knowledge, पेड़ को हम टच करके देख सकते हैं वो कैसा है, ओके, पत्तों को हम कर सकते देख सकते हैं पेड़ जी, कैसे हैं, पत्ते कैसे हैं, जी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको डिफाइन करना हमारे लिए भी मुश्किल है, और ये सच बात है। ये सच बात है। पर आपका एक अलग ही इमेजिनरी वर्ल्ड है जो बहुत ही खूबसूरत है, जहाँ पे आपने अपनी इमेजिनेशन से चीज़ें क्रिएट की हुई, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। है ना? तो दैट इज़ अ वेरी डिफरेंट वर्ल्ड। अब आप एक बहुत
डिसेबल एक्टिविस्ट हैं जो बहुत मतलब बहुत ज़्यादा काम करते हैं फॉर डिसेबल पीपल, और साथ में आप जॉब भी करते हो। जी। तो ये कैसे बैलेंस करते हो आप ये सब कुछ? मतलब मुझे लगता है कि कई लोग सो कॉल्ड जो नॉर्मल हैं अपने लाइफ में, वो भी शायद इतने उनके पास भी शायद काम नहीं है, और आप इतना काम कर रहे हैं, तो कैसे, हाउ डू यू मैनेज? ये आपने अपना माइंड स्ट्रांग किया हुआ है, किस तरीके, कैसे मोटिवेट करते हो अपने आप को? चलो मैम, सबके पास ही 24 घंटे हैं। हाँ जी। मेरे पास भी 24 हैं, आपके पास भी 24 हैं, सभी के पास 24 घंटे हैं। लेकिन हम उसको कैसे मैनेज करके कैसे यूटिलाइज करते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। राइट। तो अब सारी चीज़ें साथ के साथ चलाना, मैनेज करना शुरू में दिक्कत थी, लेकिन अब तो आदत पड़ गई है। टेक्नोलॉजी ने बड़ा साथ दिया है। अच्छा। फ़ोन ने काफ़ी चीज़ें हमारी आसान कर दी हैं। और कोशिश यही होती है कि हमारे किसी भी फ्रेंड को हेल्प चाहिए तो हम किसी ना किसी के थ्रू या कैसे ना कैसे उसको हेल्प पहुंचा दें। तो बाकी ये क्लेश तो घर पे रहता ही है कि समाज को देख लो, परिवार को मत देखो। तो ये चीज़ें तो चलती रहेंगी। तो लेकिन उनको भी पता है कि जो कर रहे हैं सोसाइटी के लिए कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। और लेकिन वो भी अपनी जगह सही है। आपकी डॉटर है जो, जी, बहुत प्यारी बच्ची है, आई एम श्योर वो, जी। तो वो जब उसने होश संभाली, एंड शी इज़ बाय गॉड्स ग्रेस नॉर्मल है वो, है ना? जी। तो उन्होंने कभी क्वेश्चन नहीं किया आपसे कि आप मम्मी पापा, मतलब वो क्या आपसे ज़्यादा, ऑब्वियसली शी इज़ आपसे ज़्यादा वो होंगी, हाँ, हम बेटर केपेबल होंगी? हम चंडीगढ़ में ऐसे ना बहुत से ब्लाइंड कपल्स हैं, हमारे टीचर्स भी हैं कई। हम ये कहते हैं कि जो डिसेबल पेरेंट्स के बच्चे हैं ना, वो जल्दी सियाने हो जाते हैं, बिल्कुल समझदार हो जाते हैं। तो वो भी ऐसी है, उसको शुरू से पता है कि पेरेंट्स को गाइड कैसे करना है। अच्छा, अभी से ही। ऑल राइट। वो मेरी वाइफ के साथ कपड़ों के पेयर्स बनाने में हेल्प करती है। वो सारा कुछ करती है, उसको पता है कि मम्मा की कहाँ हेल्प करनी है। कहीं लेके, मैं और मेरी वाइफ पीछे अमृतसर गए थे दोनों, अपनी बेटी को लेके साथ में। जी। हमारे साथ कोई हेल्प वाला नहीं था, वैसे हम घूमने गए थे। जी। तो उसने वहाँ पे पूरी रेलवे स्टेशन पे, मम्मा आगे सीढ़ियाँ आ रही हैं, आगे ये है, पूरा गाइड करके वो लेके गई है। तो वो सिर्फ 5 साल की है? वो 5 साल की है। ओह माय गॉड, दिस इज व्हाट वी कॉल कि भगवान की ब्लेसिंग्स। बिल्कुल। और आपको कितना प्राउड फील होता होगा? और बेटियां वैसे ही बहुत प्यारी होती हैं। बेटियां वैसे ही प्यारी होती हैं, किस्मत वालों के पास बिल्कुल होती है। बिल्कुल। आपके ऑफिस में मुझे कोई किस्से बताएं जहाँ पे आपकी ये डिसेबिलिटी काम आई है और कहीं पे नहीं भी आई है, यू नो, काफ़ी बार, बिकॉज आप लीगल सर्विसेज में काम करते हैं, सो आई एम श्योर वहाँ पे काफ़ी बार कई बड़े एग्रेसिव लोग भी आते होंगे, यू नो, कई बड़े दुखी लोग भी आते होंगे। तो कैसे हैंडल किया आपने अपनी डिसेबिलिटी से, कैसे पावर दी है उनको, या कैसे फ़ायदा हुआ है आपको? जब मेरी जॉब लगी थी ना, जब पता लगा था कि यहाँ पे एक ब्लाइंड की पोस्ट आई है और एक बंदा आ रहा है, हाँ जी, तो ऑफिस वाले बड़े परेशान थे कि यार एक ब्लाइंड बंदा आ रहा है, उसकी सीट का काम भी हमें देखना पड़ेगा, पता नहीं सरकार ऐसे लोगों को क्यों नौकरी देती है। दिस टाइप की बातें जो मुझे बाद में पता चली। और जब हमने ज्वाइन किया तो लोगों का जो सोच है वो पूरी चेंज हो गई, चेंज आ गई। अब क्योंकि सारे काम लीगल, जितनी लीगल अवेयरनेस का काम है पूरे चंडीगढ़ में मैं देख रहा हूँ, कोऑर्डिनेट करता हूँ, प्रोग्राम्स करते हैं, हम कॉलोनीज में जाते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, बातचीत करते हैं लोगों से। तो वो अब लगता है लोगों को कि नहीं भी सच में कि एक ब्लाइंड पर्सन है जो वो काम कर सकता है, और वो लोगों का जो नज़रिया हमने चेंज भी किया। अब आपने पूछा डिसेबिलिटी काम आने वाली जो बात है, वो ऐसे है कि हमारे पास वो लोग आते हैं जो सच में जिनको लीगल हेल्प की ज़रूरत है, हम उन लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट एडवोकेट प्रोवाइड करते हैं। चाहे जितने भी मार्जिनलाइज्ड एरिया है, चाहे वो डिसेबल्स हों, लेडीज़ हों, बच्चे हों, सीनियर सिटीजन्स हों। तो कई बार ना वो लोग आते हैं जी बहुत प्रॉब्लम में, बहुत तरह के मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स होते हैं, कुछ होते हैं। तो कई बार जब हम उनकी काउंसलिंग करते हैं तो मैं उनको बोलता हूँ, मैंने कहा यार मेरी तरफ देखो जी, तुम्हारे पास तो सब कुछ है, क्यों छोटी छोटी बातों पे लड़ाइयाँ मचाई हुई हैं, क्यों करते हो? आजकल आप देखो कि लोगों में ना पेशेंस बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है जी। जितने डिस्प्यूट्स हैं उनका कारण ही यही है कि लोगों में पेशेंस नहीं है। हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते।
जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलोगे तब तक आपकी प्रॉब्लम्स ऐसी ही रहेंगी, सॉल्व नहीं होंगी। तो आप एक मोटिवेशनल फैक्टर हो इनफैक्ट अपने हाँ ऑफिस मैं बिल्कुल, हम मोटिवेट करते हैं लोगों को और जी। कोशिश यही रहती है कि किसी का घर उजड़े नहीं, बसा रहे। बस आ रहे हैं। आखिरी सवाल आपसे शिव जी, जब आपको शिव जी कहती हो सकता है शिव भगवान को भी याद कर रहे हैं साथ में शिव जी, कभी खुदा से कोई शिकायत रही कि आप ऐसे क्यों हैं? कभी अकेले में बैठ के शिकायत की हो या आप शुक्राना करते हैं कि शुक्र है मैं ऐसा हूँ? कभी नहीं शिकायत रही, कभी नहीं रही? कभी नहीं रही, क्योंकि बहुत फ़ायदे हैं डिसेबिलिटी के। अच्छा, बताएं हमें ज़रा। फ़ायदे बहुत हैं। अब आप देखो ना, आप कहीं जाओ, लंबी लाइन लगी हुई है, बैंक में जाओ, हम जाते हैं सीधा बिना लाइन के जाते हैं और काम करवा के आ जाते हैं। आप लोग खड़े रहते हैं लाइन में। सही बात है ना, ये आप फायदा तो है। लकी हो। अब ये तो चलो एक मजाक की बात थी, लेकिन कभी भगवान की दया से ऐसा मौका आज तक आया नहीं कि मुझे ये लगता हो कि मैं मतलब कि बिजली, शुरू में होता था ना कि आपके जो बाकी सर्कल है वो बाइक चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन आप हो कि ऑटो में, बस में धक्के खा रहे हो। तो लेकिन फिर बाद में वो चीज़ें समझ आ गई कि नहीं, ये इस एक्सेप्टेंस हो गई ना बात। एक्सेप्टेंस की आपने एक्सेप्ट कर लिया, हमने कहा यार ये जो काम हम ड्राइव नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो। तो जब आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हो तो फिर कोई दिक्कत आती नहीं है। तो आप हर पल यही शुक्र करते हो कि मेरे को आपने ऐसा बनाया तो मैं बहुत खुश हूँ। हाँ बिल्कुल, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे ज़िंदगी से कोई प्रॉब्लम, क्या चाहिए आपको लाइफ में? सही बात एक अच्छी जॉब चाहिए, एक अच्छा परिवार चाहिए, और आप किसी के लिए कुछ कर सको, वो सब चाहिए। सारी चीज़ें नीड फुलफिल हो रही हैं, तो हमें और इसकी ज़्यादा चाहिए भी क्या चाहिए। एज आई टोल्ड यू शिव कुमार जी, कि आपसे बात करके ना मुझे खुद को लगता है कि पता नहीं हमारे अंदर कितनी मेंटल डिसेबिलिटी है कि हम कितना अपने आप को हर चीज़ में सिचुएशंस को कोसते हैं कि मेरे पास ये नहीं है इसलिए मैं ये नहीं कर सकता, मेरे पास ये नहीं है इसलिए मैं यहाँ तक नहीं पहुँचा। तो आपको देख के लगता है कि हम आपसे ज़्यादा कमज़ोर हैं। एक्चुअली हम ऑल्टरनेट नहीं ढूंढते, राइट। हमें अगर ये चाहिए तो यही चाहिए। हो सकता है कि किसी दूसरी चीज़ से भी गुजारा हो जाए। हाँ, जैसे आपके साथ हुआ है। हाँ बिल्कुल। नहीं, अब वो मिलती है मुझे कभी कभी। आपको मिलती है? वाओ, दैट इज़ ब्यूटीफुल। चलिए, आप कुछ एंड में कुछ हमारे ऑडियंस को बोलना चाहते हैं जो शायद मैं आपसे पूछ नहीं पाई, पर आप ज़रूर वो टॉपिक को छेड़ना चाहते हैं? हाँ, मैं ऑडियंस को कहना चाहता हूँ कि फ़र्क सिर्फ इतना है, किसी को बीपी है, किसी को शुगर है, किसी को थायराइड है, हमें ब्लाइंडनेस है, बस इतना सा ही फ़र्क है। सभी लाइफ में किसी ना किसी प्रॉब्लम के साथ जूझ रहे हैं। कोई बिजनेस में लॉस खा रहा है, कोई परिवार में किसी को कुछ नहीं मिल रहा, कोई ऑफिस में, कोई फ्रेंड सर्कल में दुखी है। हर बंदा दुखी है, हम भी दुखी हैं, ऐसा नहीं है कि दुखी हैं, लेकिन जो दुख है उसको पॉजिटिविटी में बदलना बहुत ज़रूरी है। हम 24 घंटे नेगेटिव नहीं रह सकते, पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। अगर रात होती है तो सुबह सवेरा भी आता है। तो लाइफ में सारी चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन लाइफ के अंदर एक बैलेंस बनाना, खुश रहना और दूसरों को भी खुश रखना, ये अपने आप में बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि जो खुद ही खुश नहीं रहता वो दूसरों को खुश नहीं रख सकता। तो पहले आप मेंटली खुद खुश हों। सबके साथ प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, हमसे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है लोगों को, लेकिन उसको, ये सबकी लाइफ में स्ट्रगल है। मैं चारू मैम से बात कर रहा था कल, हो सकता है कि हमारा स्ट्रगल थोड़ा सा ज़्यादा हो, लेकिन स्ट्रगल सबकी लाइफ में है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने लाइफ में स्ट्रगल नहीं देखा। लेकिन अगर आप उसको पॉजिटिविटी में लेके उसको काम करें और चीज़ों को एक्सेप्ट करें। हमें चीज़ों को एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम लग जाता है कि हमारे साथ ये क्यों हो गया। अगर हो गया तो उसको एक्सेप्ट कर लो कि ये भगवान की मर्जी थी, या जो भी था, जिसको भी आप मानते हो या जैसे भी सोचते हो गया तो हो गया। अब उस चीज़ से आगे कैसे बढ़ना है, उस चीज़ के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली।
आपसे बात करके दो चीज़ें तो मैं सीख के जा रही हूँ इस पॉडकास्ट से कि एक एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है, जो मैं हूँ सो हूँ, आगे कैसे बढ़ना है और उस चीज़ को अपनी ताकत कैसे बनाना है, और ज़िंदगी में शिकायतें करना छोड़ दीजिए और जो भी हमारी सिचुएशंस हैं उसमें से बेस्ट ऑल्टरनेटिव ढूंढिए। आज का जो पॉडकास्ट था, अब मैंने एक्सपेक्ट किया था कि थोड़ा सा शायद सिंपथी वाला होगा, पर एट द एंड ऑफ द शो मुझे अपने ऊपर सिंपथी आ रही है, थैंक्स टू शिव कुमार शर्मा। थैंक यू। सो वी हैड एन अमेजिंग टॉक विद यू शिव कुमार शर्मा। मतलब हम बहुत ही, इट्स अ ब्यूटिफुल पॉजिटिव वाइब वीव एनकाउंटर्ड, और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, ऑन स्क्रीन एंड ऑफ स्क्रीन भी अच्छा लगता है। सो थैंक यू वंस अगेन हमारे पास आने के लिए और हमारे इस शो का हिस्सा बनने के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू।